नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन के बीच में शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। बजट सत्र की अवधि क्या रहेगी? कल से शुरू होने वाले सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर फाइनल मोहर लगेगी, लेकिन अभी तक तय शेड्यूल के मुताबिक सत्र 16 मार्च तक चलेगा और 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सरकार इस सत्र में 2 अहम विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकारी संपत्ति के नुकसान पर वसूली वाला विधेयक सरकार पेश कर सकती है, तो लव जिहाद पर भी बिल आ सकता है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। लिहाजा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधायक दल की एक बैठक हुई है। बैठक के बाद हुड्डा ने यह साफ कर दिया है कि सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आएंगे। किसानों के मुद्दे पर भी सदन के अंदर और बाहर हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि सत्र से पहले ही कांग्रेस विधायक विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो किसान और रोजगार के अलावा कांग्रेस किन मुद्दों को सदन में उठाएगी? नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। हुड्डा साहब, आज औपचारिक विधायक दल की बैठक हुई है, कल बजट सत्र की शुरुआत है। क्या कुछ मुद्दे जो है वो डिस्कस किए गए हैं और किस रणनीति के तहत कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर जाए? कल तो विश्वास प्रस्ताव हम भेज देंगे, फिर स्पीकर साहब समय तय करेंगे, उसमें डिस्कशन होगा। और बाकी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है और आपकी बेरोजगारी है, जो स्कैम्स हो रहे हैं वो हैं, जो आपस में इनका वही नहीं है, मेल मिलाप ही नहीं है, किस प्रकार से सरकार चल रही है ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही नहीं। तो इस तरह मुद्दे हैं। 16 तक का समय दिया गया है, कल से 16 मार्च तक जो है वो सेशन चलाने की बात की गई है। क्या इतना समय उचित है? अविश्वास प्रस्ताव चर्चा कल बीएसी मीटिंग आएगी, जब उसमें हम रखेंगे उसको। और समय चाहिएगा, ये समय काफी नहीं है। 75% आरक्षण को लेकर जो है वो धन्यवाद करने के लिए आज दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे। कितना लाइबल समझते हैं इस? ये सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के जो यूथ के साथ हुआ है कि एक तरफ कह रहे हैं 75% और डोमिसाइल 15 साल से घटा के 5 साल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो हरियाणा के अंदर जो SC BC हैं उनका तो नंबर गया, उनको तो कहाँ मिलेगा? क्योंकि खास तौर पे जो हमारे SC हैं BC हैं उनका बड़ा भारी नुकसान हो जा रहा है। और ये एक किस्म से सगुफाई है, ये बड़ा भारी धोखा हरियाणा की जो विश्वास होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस एक तय रणनीति के तहत तमाम मुद्दों को उठाने का काम जो है वो सदन में करेगी। इसी के साथ साथ 75% रोजगार को लेकर सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से निशाना साधा गया है। उनका ये कहना है कि ये युवाओं के साथ धोखा है जो कि सरकार कर रही है। कैंपस पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो वहीं 10 मार्च को बजट पेश होगा, जिसके प्रदेश की जनता को जिसका इंतजार है। लेकिन बजट से पहले कर्ज को लेकर के भी बयानबाजी शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं। एक विषय बार बार हमारे हुड्डा साहब उठाते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। जब वो 2014-15 में गए थे, वो कहते हैं 60,000 करोड़ कर्जा था। 14-15 का कर्जा है 70,900, क्योंकि मैं 14-15 उन्हीं के खाते में गिनता हूं। वो 13-14 60,000 कहते हैं। 14-15 हम तो नवंबर में आए, बजट तो वो बना के गए थे, कर्जा तो वो लेके गए थे। 4 महीने में हमने तो कोई अलग से ना बजट बनाया ना कर्जा लिया, तो वो 70,900 था। लेकिन उसमें जो कंपनियां पावर की थी उनका पैसा उसमें नहीं था, वो अलग से चल रहा था। और जब अलग से चल रहा था तो उदय योजना के बाद उनका जो उस समय 27,000 करोड़ रुपया था, वो सारे का सारा हमने यहाँ ऑब्जॉर्व किया। अगर उस समय का 27 में जोड़ लें तो ये 71 प्लस 27 कितना हुआ? 98,000 करोड़ रुपया। उस 98 को 60 बताते हैं बार बार, 98 को बार बार 60 बताते हैं। 38,000 का झूठ ये वहां बोलते हैं। ये उदय की स्कीम है, वो इन्होंने ली है, लेकिन 2014 का जो मैंने बजट पेश किया था उसमें 60,000 ही करोड़ था। तो ये तो करेंगे, वो जो बिजली का हमने लिया उधर सीबी में था, तो वो भी उन्हीं के टाइम तो वो ना लेते। मेरे समय तो पावर हाउस में मैंने कहा भाई कर्जा बढ़ा दिया
कोई नया प्रोजेक्ट लिया, मैंने 4 वो बनाए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए हैं और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। ये मैंने कहा कर्जा बढ़ा दिया। जब से हरियाणा बना 66 से लेकर 2014 का जब बजट दिया था, जब 60,000 के करीब कर्जा था। 2015 का जब इन्होंने बजट पेश किया उसमें 71,000 करोड़ था, लेकिन जो मेरा आखिरी बजट पेश किया गया था 2014 का 60,000 करोड़। 36,000 करोड़ जो ये सरकार का इसी के ही मानते हैं आप, बीजेपी सरकार के मानते हैं, हमारा नहीं, तो मर्जी थी ना इनकी, उधर ले ना ले, क्योंकि अगर जब बिजली के घर बन गए, अब बिजली की रिकवरी के ये बिजली कंपनियां फायदे में आ रही हैं, तो सरकार को लेने की क्या जरूरत थी, वो कर्जा उतारते। अब तो वार पलटवार भी आपने सुना और इन वार पलटवार के बीच में कई अहम मुद्दे भी हैं। निश्चित तौर पर इस बार का ये जो बजट सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि किसान आंदोलन के बीच में ये बजट सत्र इस बार कैसा रहने वाला है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि बजट सत्र में आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं। तीसरा सवाल यह है कि विपक्ष ने रणनीति बना ली है तो अब इस पर सरकार की तैयारी आखिर है क्या। और चौथा सवाल यह है कि बजट से पहले कर्ज पर जो बयानबाजी हो रही है उसके मायने क्या हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के स्टेटमेंट अभी आपने सुने। तो आज यही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस रहेगी, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी तरफ ये बजट सत्र है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको इस बार विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है और इसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो रणनीति है वो स्पष्ट कर दी गई है। शुरुआत सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव से होगी और उसके बाद तमाम अन्य विषयों को उठाया जाएगा। ये कहते हुए रणनीति विपक्ष की बिल्कुल स्पष्ट है। पैदल मार्च भी विधानसभा तक होगा और ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि इस बार का विधानसभा का ये बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष इसको लेकर के कितना तैयार है, सत्ता पक्ष इसके क्या जवाब देता है, यह भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मौजूदा स्थितियों के बीच में यह विधानसभा के अंदर जो बजट सत्र होने वाला है इसमें विपक्ष की अपनी रणनीति है और सत्ता पक्ष की अपनी। और देखना यह है कि ये जो बजट है हरियाणा की जनता के लिए भी इस बार क्या लेकर के आता है और साथ ही साथ कर्ज को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही हैं उनके भी मायने क्या हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है बजट इस बार का। और देखना यह है कि इस बार ये बजट सत्र सही मायने में हरियाणा की जनता को क्या देता है और इस बार बजट सत्र के अंदर ऐसे कौन से विषय हैं जो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेलो के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से प्रवीण अत्रे जी आपके ही साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि इस समय जो मौजूदा स्थिति है उन सब के बीच में ये बजट सत्र आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही हम लोग देख रहे हो तमाम स्टेटमेंट आपने सुन लिए होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पूरी रणनीति बता दी। शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव से होने वाली है। कैसे देख रहे हैं इस बार का बजट सत्र और जो विपक्ष की रणनीति है उसको कैसे देखेंगे? देखिए, जहां तक बजट सत्र की बात है, मनोहर सरकार के कार्यकाल में चाहे कोई भी सेशन आया हो, कोई भी सत्र आया हो, सरकार की लगातार कोशिश रही है कि विधानसभा सत्र के अंदर मुद्दों पे खुल के चर्चा हो। हालांकि हम 2014 से पहले के विधानसभा सत्रों को अगर देखेंगे तो उस वक्त के विधानसभा सत्र एक दिन के होते थे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था, विपक्ष को बाहर निकाल दिया जाता था। बहुत से ऐसे सत्र विधानसभा के हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखे हैं। लेकिन मनोहर जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से इस विषय में व्यवस्था परिवर्तन हुआ वो हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन मैं यहाँ पे सुन रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को और आपने भी उस बात का जिक्र किया, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, आयुष देखने वाली बात यह है, हालांकि सरकार पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुंह की खानी पड़ती है, ये प्रदेश की जनता भी देखेगी। लेकिन यहाँ विचारणीय विषय ये है कि ये जो बार बार अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आ रहा है? G23 लेके आ रहा है, कांग्रेस लेके आ रही है। ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग पिछले 2 महीने से अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। जिस दिन वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं, शैलजा जी चुप्पी साध जाती है।
आज ही मैं सुन रहा था विवेक बंसल जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो ये बात बोल रहे थे कि G23 के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि G23 के नेता मौका प्रस्त हैं। अभी मैं एक चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो वो तो G23 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संलिप्तता के बारे में यहां तक बोल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब विदाई ले लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी के अंदर उसी के नेताओं का अपनी हाईकमान पे विश्वास नहीं है, मतलब G23 जो है राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, वो पार्टी क्या है विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी? आयुष, आप भी बेहतर जानते हैं। जहां पे मैं जो ये देखिए, ये तथ्यात्मक बातें हैं, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से बोली है। आज ही विवेक बंसल ने इस बारे में कहा है, जो G23 ग्रुप है, और आज ही प्रवक्ता ने कहा है कि हुड्डा साहब को विदाई ले लेनी चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि विवेक बंसल साहब के बयान को देखूं, शैलजा जी के रिएक्शन को देखूं, कांग्रेस प्रवक्ता की बात को देखूं, तो मुझे ये लगता है। लेकिन प्रवीण जी, इस पर तो ये बजरंगदास जी का तर्क है, भाई ठीक है, उनके अपने घर का मामला है, वो अपना निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे, जो भी है, लेकिन अब सरकार को लेकर के तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो तो लाने की तैयारी है, क्योंकि रणनीति तो बना ली उन्होंने। अब इसका तोड़ क्या है आपके पास? मैं वही कह रहा था आयुष के, मैं अगर विवेक बंसल के बयान को देखता हूं, शैलजा जी के रिएक्शन को देखता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता की बात को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के विधायक भी इसके विरुद्ध वोट कर सकते हैं। ये मेरा आकलन है, क्योंकि विवेक बंसल ने जिस तरह से मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से G23 के नेताओं के बारे में बोला, और हुड्डा साहब G23 में हम सभी जानते हैं, उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस से मेरा मतलब ये है जिनकी आस्था राहुल गांधी में है या शैलजा जी में है, वो भी इसके विरुद्ध जा सकते हैं। मेरा ऐसा आकलन है। चलिए प्रवीण जी, अब मैं जवाब लेता हूं। बजरंगदास गर्ग जी, जवाब दीजिए। एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही विधायक आपका साथ ना दें, ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रवीण अत्रे जी। मैं चाहूंगा जवाब दें इसका, और रणनीति भी थोड़ा बताएं क्या है। मैं अत्रे जी को बताना चाहता हूं, ये अपने विधायक को संभाल के रखे। अगर ओपन वोटिंग करवा ले तो आधे से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हैं। आज भी विधायकों को गांवों में घुसने नहीं देते। ऐसी हालात उनके विधायकों की हो चुकी है। किसान आंदोलन के कारण जहां भी जाते हैं, इनके लोग काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री घुसने नहीं देते, हरियाणा के मंत्रियों को घुसने नहीं देते। और आप देखिए आयुष जी, देश के इतिहास में हरियाणा का मुख्यमंत्री जो दिखाया है, सबसे कमजोर मुख्यमंत्रियों ने दिखाया गया है हरियाणा का। दूसरे नंबर पे कमजोर मुख्यमंत्री दिखाया गया भी हरियाणा का मुख्यमंत्री है। आप बात करते हो कांग्रेस की, कांग्रेस एकजुट है और एकजुट खड़ी है, एकजुट विधानसभा में पूरे विधायक सरकार के खिलाफ मत करेंगे। और एक मैं दावे के साथ कहता हूं, तो शैलजा जी चुप्पी क्यों साथ जाती हैं? जो प्रवीण जी ने सवाल उठाया कि शैलजा जी चुप्पी साथ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? कहां उनका रोज उनका रोज बयान आया है, उनके रोज बयान आ रहे हैं, विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, रोज बयान आ रहे हैं। आप देखिए आज कितने मुद्दे हैं। आज आप विधानसभा जो बजट है, कितने मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने का, यहाँ तक कि व्यापार व उद्योग ठप होने का, और किसान आंदोलन। इतने मुद्दे आज हरियाणा के अंदर उठे हुए, पूरे देश के अंदर उठे हुए हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार तो तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जहां स्थिति आप हरियाणा की ले लो, हरियाणा में ये बोलते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, 75% व्यापार व उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कोई उद्योग लगाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उद्योगपतियों को किसी प्रकार की सुविधा रियायत नहीं दी, नए उद्योग नहीं लगेंगे तो कैसे आप रोजगार दोगे? जो पुराने उद्योग, काफी पुराने उद्योग बंद हो चुके हैं, लोग हरियाणा से उद्योग पलायन कर चुके हैं, लाखों लोग उद्योग के माध्यम में जो काम उद्योग लगाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम तो हमारे तो हो गए ये, फिर उद्योग लगा रहे हैं, उद्योगपतियों की सरकार है, जनता की बात नहीं सुनती है। भाई किसी एक स्टैंड पर तो रहें। नहीं वो समझे नहीं। हम दो हमारे दो ही देश में रहेंगे क्या? बाकी उद्योगपति नहीं है। ग्राम स्तर के ऊपर आप छोटे छोटे उद्योग होते थे, हर जरूरत का सामान
गांवों में बनता था। आज 80% गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग, जहां दरी थी, कूलर थे, पंखे थे, नमकीन का सामान था, चद्दर थी, सास, ठीक है। कूलर, पंखे सब कुल मिला के बनते थे। एमएसएमई का आज जिक्र कहाँ कर रहे हैं, चलिए ठीक है, ये अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। मुझे लगा कि शायद बड़े उद्योगपतियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता तो फिर हम दो हमारे दो का आरोप कहीं ना लग आयु जाता। जी एक बात और, आयु जी हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है, पंजाब कृषि उपज प्रदेश है। आप देखोगे हरियाणा में 50% कृषि उपज मिलें बंद हो चुकी है। मैं आंकड़े से कहता हूं 90% तो गवार, सिर्फ गवार की फैक्ट्रियां हरियाणा के अंदर बंद हो चुकी है। तो सरकार की नीतियां गलत है, पॉलिसी गलत है, सुविधा आप दे नहीं रहे। आप उम्मीद करते हो कि व्यापार व उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये युवाओं को गुमराह करने वाली बात है। इन्होंने हाल ही में क्या किया, मंडी में जो आड़ती लाइसेंस लेता है उसकी 10 गुना फीस, ये भी हाल ही में इस सरकार ने 10 गुना लाइसेंस की फीस बढ़ा दी। और सब्जी फलों पर मार्केट फीस नहीं थी 2%, ये भी 8 महीने पहले सब्जी फलों पर 2% हरियाणा सरकार ने नई मार्केट फीस लगा ली। आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से? सरकार ने इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ा दी और लोगों रोजगार, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, आज वो सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो तो हर जगह ऐसा ही कमोबेश कर रही है ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं सिर्फ हरियाणा का हूं तो हरियाणा का एग्जांपल दे सकता हूं, जहां सरकारें आपकी हैं वहां भी तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। फंड तो जनरेट करना ही है, आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं पंजाब में था, पंजाब में मैं सुन रहा हूं वहां पर विधानसभा बजट सत्र वहां भी होना है। वहां पर जो विपक्ष वाले हैं वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं विधानसभा, कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम ही कम नहीं कर रहे हैं, वैट नहीं घटाते हैं आप लोग, महंगाई पर वहां विरोध है, बेरोजगारी पर वहां विरोध है। तो ऐसा क्यों है? पॉलिसी तो जो बनानी है उसका कोई एक लेकर के आइए ना एग्जाम्पल कि हमारा एक फलाना प्रदेश देखिए वहां हमने ऐसा किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गर्ग साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आयु जी, जहां आप मैंने सब्जी फल की मार्केट फीस का उदाहरण दिया, वहां नहीं है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में आप देखोगे व्यापार हरियाणा से कितना ज्यादा व्यापार तरक्की कर रहा है, उद्योग कितने तरक्की कर रहे हैं, कितने उद्योग पंजाब के अंदर आ रहे हैं। आप हरियाणा में बताइए ना, हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है? मैंने कृषि उपज का उदाहरण दिया। आप हरियाणा का जो अनाज है ना वो पंजाब के अंदर जाता है। अब यह स्थिति जो हरियाणा की है, मतलब हकीकत स्थिति जो है, कहने हरियाणा सरकार दिखाने आती है। चलिए पंजेटा जी से मैं कमेंट ले लेता हूं। पंजेटा जी, अब बजट सत्र है, अभय चौटाला तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उम्मीद क्या है इस बजट सत्र से? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस पार्टी। तो जी आयुष जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले मैं आपकी अभय सिंह जी वाली जो आप बात कह रहे हैं कि अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसे किसी ने इस्तीफा दिया हो। चौधरी देवीलाल जी ने भी इस्तीफा दिया था, और चौधरी देवीलाल जी ने तो उस वक्त न्याय युद्ध वो कर रहे थे सन 85-86 की, जहाँ तक मुझे याद है ये बात है। तो उन्होंने तो अपना विरोध दर्ज करते हुए 6 महीने तक ओथ ही नहीं ली थी। विधायक वो बन गए थे, बाई इलेक्शन हुआ था मैन का और रोहतक का, और डॉक्टर मंगल सैन थे उस टाइम पे बीजेपी के जो इलेक्शन हार गए थे, और चौधरी देवीलाल जी है मैन से वो बाई इलेक्शन जीत के आए थे। 85 में वो जीत के आए थे, और उन्होंने तब चौधरी भजन लाल जी थे शायद मुख्यमंत्री हरियाणा के, और 86 में जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन के आए थे तो उस टाइम पे जाके चौधरी देवीलाल जी ने शपथ ली थी। तो 6 महीने तक विरोध में तो अभय सिंह जी का बिल्कुल स्पष्ट ये था कि भाई किसानों का के लिए आज किसानों के साथ मैं खड़ा हूँ। ये विधानसभा जहाँ पे किसानों के बात नहीं सुनी जा रही, तो मैं इस विधानसभा में अपना किसानों का पक्ष लेना ज्यादा बेहतर समझूंगा, बजाय मैं अपनी यहाँ विधानसभा में बैठूं। तो अब देखिए, जहाँ तक बात उठाने की बात है तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो लगातार मुद्दे पहले भी उठाती रही है, चाहे वो 9 घोटाले थे, चाहे अब आपको याद होगा जब कोरोना पिछली बारी शुरू हुआ था तो किस तरह किसान की जो है सरसों और गेहूं और वो खरीदी नहीं जा रही थी, कभी नमी के नाम पे उसके पैसे काटे जा रहे थे, कभी तुलाई कम हो रही थी उसकी, कभी चने की तुलाई कम हो रही थी। लगातार चौधरी अभय सिंह चौटाला ही थे जो मंडियों में जाके उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर उनकी फसल बिकवाने का काम किया। अब ये बात आती है जो प्रदेश के ऊपर अब ये 2 अहम मुद्दे हैं। देखिए आयुषी, आपको पहले दिन से याद है
यहाँ जिक्र हो रहा था G23 का, अविश्वास प्रस्ताव, फिर कर्जे पे आएंगे उसके बाद। मैं आपको शुरू दिन से बोल रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए भाजपा सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना डरने की जरूरत है। और ये बात जग जाहिर होगी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफा ना देने की वजह से, जो किसानों की मांग थी कि इस्तीफा देके हमारे साथ आइए, ताकि उन्हें इस्तीफा ना देना पड़े, ये उन्होंने एक ढोंग रचा, हरियाणा की जनता को गुमराह किया। अब ये अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आए, मैं कहता हूँ अविश्वास तो सबसे ज्यादा आज जो है कांग्रेस के अंदर अगर वोटिंग करा ली जाए इंटरनल, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट आउट कर देंगे वो। आज जो अविश्वास है वो अविश्वास कांग्रेस के अपने विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है, जब से उन्होंने भगवा पगड़ी पहन के वो वहाँ G23 की मीटिंग में शामिल हुए थे। वो चिट्ठी वाला जो सिलसिला है, यानी वो तो पंजेटा जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी इतना आश्वस्त है या प्रवीण जी इतना आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जवाब तो मिल जाएगा, लाने दीजिए इनको अविश्वास प्रस्ताव, तो उसकी एक बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं। बिल्कुल, उसके बाद तो उनको इस्तीफा दे देना, क्या लोगों को उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि आप यहाँ सरकार गिराने की बात कर रहे थे, अब तो इस्तीफा आप दो। ये हरेक के बस की बात नहीं है। मैं आयुष जी बता रहा हूँ, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत लोग बोलते हैं हम युवा देवीलाल हैं, ये कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं, हरेक के बस की बात नहीं है। अभय सिंह जी को ये नहीं है कि करनी और कथनी में कुछ फर्क है उनका। वो दान करने में कोरोना में नंबर 1 रहे हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो अपनी जिन्होंने अपनी सारी की सारी सैलरी दान कर दी 1 साल की, सबसे ज्यादा पैसे अभय सिंह जी ने दान किए, सबसे ज्यादा दवाइयां, सबसे ज्यादा फंडिंग हो, आप राशन ले लो, अपनी सारी की सारी तो उन्होंने जो गेहूं थी अपनी वो सारी की सारी दान में करती थी। ये थोड़ी ना ये मुकाबला कर लेंगे अभय सिंह जी का। ये सब बोलने की बातें, नाम ले देने से, कह देने से, अब तो उनको इस्तीफा ये क्लियर करना पड़ेगा। ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग है बिल्कुल साथ में भाजपा के साथ। उसके बाद जब ये नहीं गिरा पाएंगे तब क्या जवाब देंगे हरियाणा की जनता को? उसके बाद क्या इस्तीफा दे देंगे? क्या चलिए, ये बड़ी बात आपने कही है। बजरंग दास जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। अमित नेहरा जी हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं। अमित जी, पूरा डिस्कशन आपने सुना, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इस बार के इस बजट सत्र को और मौजूदा जो स्थिति है या जो माहौल इस समय है पूरे देश के अंदर, या हम स्पेसिफिक हरियाणा की भी अगर बात करें, कैसे देख रहे हैं इस बार के इस बजट सत्र को आप? देखिए आयुष, सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी इस सत्र में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का होगा, विश्वास प्रस्ताव का। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई संकेत नहीं है। जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में दिख रहा है। अभी भाई जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, उसने भी कोई संकेत नहीं दिया है कि वो सरकार के खिलाफ जाएगी। जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी कोई मन नहीं बनाया है, कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की है। तो कांग्रेस अकेली सरकार को नहीं गिरा सकती, मुख्यमंत्री को टॉपल डाउन नहीं कर सकती। हाँ, इससे एक ये फायदा जरूर हो जाएगा कि अगले 6 महीने तक सरकार सुरक्षित जरूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक नियम है कि 6 महीने एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो अगले 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो एक तो ये हो जाए कि 6 महीने की श्योरिटी हो जाएगी सरकार की, तो ये अनावश्यक है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज की तो इस बात में क्या अमित नेहरा जी आपको थोड़ा लग रहा है कि कुछ सच्चाई है? क्योंकि पंजेटा जी कह रहे हैं कि भाई ये तो देखिए सीधे तौर पे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक हैं तब तक हरियाणा में सरकार नहीं गिरने वाली है, ये इनेलो की तरफ से आरोप है। क्या इसमें कुछ गंभीरता फिर आपको दिख रही है? क्योंकि आपका अपना भी आंकलन ऐसा ही कुछ कह रहा है कि जरूरत नहीं है अभी इस चीज की। हाँ देखो, जो समीकरण है वो तो यही कह रहे हैं। बाकी अगर कोई गठबंधन है, अंदर खाते कोई वो है, वो तो ये दल जाने, सरकार जाने, विपक्ष जाने, कांग्रेस जाने, तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि 6 महीने तक आगे अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो 6 महीने का तो जीवनदान मिल जाएगा अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो। अब अगली बात करते हैं। देखिए, ऋण की जो बात उठेगी कि बजट सत्र है, ये महत्वपूर्ण सत्र है। अगला 1 साल जो हरियाणा का आर्थिक भविष्य ये सत्र निर्धारित करेगा। तो ये सही बात है कि प्रदेश सरकार पे, प्रदेश पे ऋण बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो ये समस्या नई नहीं है, ये 2004 के बाद ये समस्या शुरू हुई थी। ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण लिए गए। अब तो हालत ये है कि ऋण का ब्याज चुकाने के लिए ऋण लिया जा रहा है।
तो ये बड़ी चिंतनीय बात है। और जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने के उपाय खोजे जाने चाहिए। अब खोजे कैसे जाएंगे? अवसर ज्यादा करने पड़ेंगे। आप ये भी नहीं कर सकते कि टैक्स लगा दें, क्योंकि टैक्स लगाना प्रदेश सरकार के अकेले की बात नहीं रही आजकल ज्यादा, क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो एक स्लैब बन गई पूरे देश में कि एक राज्य मनमानी नहीं कर सकता। अब राज्य सरकार के हाथ में क्या रह गया? एक तो शराब, जिसपे वो टैक्स लगा सकती है अलग से, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक जो रजिस्ट्रियां हैं वो। लेकिन आयुष, बात ये है कि इन पे तीनों पे पहले से इतना ज्यादा टैक्स है कि अगर और ज्यादा टैक्स लगाया सरकार ने तो जनता का जीना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो ये मांग उठ रही है कि कम किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि 5-6 रुपए कम करेंगे पर लीटर। तो ये देखना पड़ेगा कि सरकार कैसे घाटा कम करेगी। हाँ, सरकार का घाटा एक चीज से कम हो सकता है, वो किससे? यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से। भाई उद्योग धंधे और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जिससे जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा हो सरकार का। सरकार का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो बढ़ेगा उससे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में सरकार ज्यादा गंभीर है। देखिए, पिछली योजना इसी सरकार की देखें तो मार्च 2016 में मेरे ख्याल से हैपनिंग हरियाणा समिट हुआ था, तो उसमें ये घोषणा की गई थी कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी और एमओयू हुए हैं। लेकिन उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं, बल्कि प्रदेश का नुकसान और हो गया। उसके हैपनिंग हरियाणा के नाम पे कई करोड़ रुपए खर्च हो गए। वे बेंगलोर से भी पेड़ लेके आए हैं और उत्तराखंड से पेड़ पौधे, सजावटी पेड़ पौधे, दीवारें रंग दी पूरे गुड़गांव की, जिनका कोई यूज ही नहीं था। भाई आप आराम से भी कर सकते थे। उतने पैसे से आप इंडस्ट्री की जो सड़कें थी और जो समस्याएं हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, वो दूर कर सकते थे। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि ईज ऑफ बिजनेस एक शब्द है और खासकर इस सरकार में ये प्रचलन में आया है। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आप उद्योग धंधा, अपना व्यापार है, वो कैसे आसानी से कर सकते हो। तो वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे ईज ऑफ बिजनेस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुड़गांव में आप देखें, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, आपको बताता हूं कि 500 गज का एक शेड है, उसके मालिक ने फायर का जो ड्राइंग होती है उनकी अनुमति लेने के लिए उनको कि आप नक्शे पास करने के लिए फायर ऑफिस में फाइलें जमा कराई, तो वहां से जवाब मिला कि 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। प्रोसीजर है ये, क्योंकि बोले हम अप्रूव करेंगे, उसके बाद डीसी ऑफिस में जाएगी ये फाइल, और डीसी ऑफिस में डीपीसीसी की मीटिंग होगी जो महीने में एक बार होती है, और वो कभी डिसाइड नहीं होती कि वो 8 तारीख को हो या 20 तारीख को या 25 तारीख को हो। उसके बाद फिर अप्रूव होगी, फिर वो फायर ऑफिसर के पास आएगी और फिर वो डीपीसीसी में जाएगी, जब जाके एनओसी मिलेगी। तो इसमें ये मान के चलो कि आप 2 महीने खर्च हो जाएंगे। तो ये ईज ऑफ बिजनेस है। आपको सिर्फ ड्राइंग पास कराने के लिए 2 महीने खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी 15 मीटर से कम है शेड की ऊंचाई। अगर 15 मीटर से ऊंची हो तो चंडीगढ़ जाएगी वो फाइल, तो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो इस तरह की जो हिच है, सरकार जब तक वो दूर नहीं करेगी, क्योंकि उद्योगपति के हाथ में नहीं है ना ये चीज। उद्योगपति पैसा लगा सकता है। नहीं, बिल्कुल। अब नीरज जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम और बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, लेकिन अगर वो वाकई में ग्राउंड पर ऐसी हैं तो ये सोचने वाला प्रश्न है। बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिएगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो थोड़ा सा मिस हो गया था, मैं चाह रहा था थोड़ा उस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि 75% जो आरक्षण वाली बात है उस पर भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे इससे बड़ा तो धोखा कोई है ही नहीं हरियाणा के युवाओं के लिए। थोड़ा उस पर कमेंट, बाकी सबकी बातों का जवाब दीजिए प्रवीण जी। पहले मैं उसी पे कर देता हूं। देखिए, ऐसा है, आपको याद होगा आज से करीबन 1 हफ्ता पहले यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आके ये बोल रहे थे कि साहब ये सरकार ने हरियाणा के युवा के साथ वायदा किया था 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अब तक उस पर क्या किया सरकार ने। ये पहले इनका ये सवाल था। जब वो बिल राज्यपाल महोदय से साइन हो गया, कानून बन गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब ये सवाल नहीं पूछ रहे कि आपने क्या किया, अब उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरा ये सवाल है कि हुड्डा साहब, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
2004 से लेके 2009 तक 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा के पटल पे दिए गए आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं कि आपने 5 साल में 18,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी और जबकि मनोहर लाल सरकार 5 साल के अंदर लगभग 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देती है, जबकि हुड्डा साहब ने दी थी 18,000 को। अब मुझे यह सवाल हुड्डा साहब से पूछना चाहिए कि हुड्डा साहब तब आप क्या कर रहे थे? मनोहर जी उस 5 साल में 1 लाख नौकरियां दे देते हैं और आप 18,000 देते हैं। सवाल तो हुड्डा साहब से बनता है। हुड्डा साहब से मेरा एक और सवाल है। देखिए, हुड्डा साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे थे प्रदेश के कर्ज का, हालांकि कुछ मित्रों ने भी कर्ज का जिक्र किया। मैं अर्थशास्त्र में बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे फिगर देके बात को खत्म करूंगा। 2004-5 में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्थिति थी, जैसे जिसका जिक्र अमित जी भी कह रहे थे, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जीडीपी 2014 के अंदर 3.9 लाख करोड़, मतलब लगभग 4 लाख करोड़, और आज हरियाणा प्रदेश की जीडीपी कितनी है? 9 लाख करोड़, मतलब दुगने से भी ज्यादा। और अगर प्रदेश की जीडीपी दुगने से ज्यादा हुई है, स्वाभाविक है प्रदेश में उद्योग धंधे भी आए, प्रदेश में कारोबार भी हुआ, तभी तो जीडीपी बढ़ी है। मैं इसलिए जीडीपी का एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल मैं और भी बहुत दे सकता हूं, लेकिन यहां जिक्र हो रहा था केवल कारोबार और उद्योग धंधों का। तो अगर ये जीडीपी बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो जाती है, तो क्या विपक्षी मित्रों को ये नहीं मानना चाहिए कि मनोहर सरकार ने आर्थिक विकास के अंदर एक माइलस्टोन सेट किया प्रदेश के अंदर? उसका एक और उदाहरण दे देता हूं। हुड्डा साहब जब सत्ता में थे, कृषि क्षेत्र के अंदर जो बजट एलोकेशन थी, आयुष आपको बड़ी हैरानी होगी, 2000 करोड़ रुपए की। लेकिन मनोहर जी जब पिछला बजट पेश कर रहे थे तो कृषि क्षेत्र के अंदर बजट एलोकेशन थी 6,450 करोड़ रुपए, मतलब तिगुने से ज्यादा। कहां से आया पैसा? इसी सरकार ने प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारा, बजट एलोकेशन कृषि क्षेत्र में 3 गुना से ज्यादा कर दी। और शिक्षा विभाग के अंदर तो आपको पता होगा आयुष के 15 गुना ज्यादा बजट एलोकेशन हुई थी पिछले टर्म से। तो जहां पे लगातार सरकार हरियाणा के आर्थिक विकास के अंदर माइलस्टोन सेट कर रही है, ठीक है, राजनीति होती है, विपक्षी मित्र खूब राजनीति करेंगे, लेकिन तथ्यात्मक राजनीति करें, तथ्यात्मक आलोचना करें। अब मैं कांग्रेसी मित्र की बात करूंगा। देखिए, कांग्रेसी मित्र ने छूटते ये बात कही कि साहब ये बताया गया है कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री। भाई, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता को अपना मानता है, हरियाणा प्रदेश को किसान को अपना मानता है, आप उसको कमजोर कह देते हो, क्योंकि आपके लिए बहादुर लोग वो हैं जो असंध के अंदर किसानों पे गोली चला देते हैं और 37 किसानों को गोली से उड़ा देते हैं। आपके लिए वो बहादुर मुख्यमंत्री है। आपके लिए वो मुख्यमंत्री बहादुर है जो मिर्चपुर का कांड करवा देता है। आपके लिए वो बहादुर मुख्यमंत्री है जो लोहारू में किसानों पे गोली चलवा देता है। तो अगर आपकी बहादुरी का नहीं, लेकिन गर्ग साहब ये क्यों कहेंगे भाई? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आपका ही सपोर्ट कर रहे हैं। पंजेटा जी यही बात तो कह रहे थे ना कि उनके रहते आपकी सरकार को कोई खतरा ही नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी इसलिए ला रहे हैं कि 6 महीने कम से कम फिक्स हो जाएंगे आप लोग। तो गर्ग साहब क्यों कहेंगे? चलिए गर्ग साहब थोड़ा सा बस 2 मिनट और सुन लीजिए शांति से। गर्ग साहब 2 मिनट और सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। प्रवीण अत्रे जी, जो बात पंजेटा जी ने कही है, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर की ना कहे, फैले की बात करें। भाई इनको चुप करवा दो। कमजोर और फैले में फर्क है। गरग साहब अभी और बहुत कुछ कहना है, एक मिनट चुप हो जाओ। देखिए, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बात को पलटो। अरे भाई 2 मिनट चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूं फैल, आप कह रहे हो कमजोर। बारी आनी है, ये फैल मुख्यमंत्री है। ठीक है, कमजोर और फेल में बहुत अंतर होता है। गर्ग साहब ठीक है, थोड़ा आपने करेक्ट कर दिया। फेल मुख्यमंत्री है, ठीक है, कमजोर मत कहिए, क्योंकि फिर तो मुख्यमंत्री वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। कमजोर शब्द का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, फेल है, चलेगा। देखिए, ऐसा है आयुष, जो बात अभी पंजेटा जी ने कही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही बात अभय सिंह जी के बारे में कहते हैं। हुड्डा सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि अभय सिंह जी ने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि वो सरकार की मदद करना चाहते हैं। तो ये निर्णय तो ये भाई आपस में कर ले कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मेरा विषय केवल एक है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से गर्ग साहब कहते हैं कि साहब देखिए पंजाब के अंदर फल और सब्जी की मार्केट नहीं है। गर्ग साहब, आपको शायद जानकारी नहीं है, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने फल और सब्जी को एपीएम से बाहर निकाल दिया था। आपको शायद पता ही नहीं है कि आपकी पंजाब सरकार कर क्या रही है किसानों के साथ। पंजाब सरकार जिसकी आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं साहब, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान के लिए सजा का प्रावधान किया हुआ है। अरे प्रभु, आप क्या बात कर रहे हो? गर्ग साहब, मेरा निवेदन ये है, देखिए गर्ग साहब, मेरा निवेदन ये है, गर्ग साहब, मैं शैलजा जी को खुद फोन करके कहूंगा कि गर्ग साहब ने बहुत अच्छी डिबेट की, लेकिन मेरी बात सुनो बस, मैं क्या खुद कहूंगा फोन करके।
मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ, बोल दो, अरे आप मोदी जी को बोल दो, चिंता ना करो, आप शैलजा जी ठीक है बजरंग गर्ग जी, देखिए उसका जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि उन प्रदेशों के अंदर भी वही मुद्दे हैं जो मुद्दे आप हरियाणा में उठा रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे भाई कुछ राहत दे दीजिए। वही मुद्दे तो वहां भी विपक्ष में आम आदमी पार्टी आपके लिए उठा रही है, वहां पर भी इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन है जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस यहां पर कर रही है। वहां कोई मैकेनिज्म जब आप डेवलप नहीं कर पाए तो यहां के सरकार से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल केवल इसलिए था। बहरहाल हम लोग हरियाणा पर रहते हैं, पंजाब का जिक्र नहीं करते हैं, हरियाणा पर ही रहते हैं। प्रवीण अत्रे जी, इसमें एक तथ्य बहुत बड़ा है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल पे वैट लगाती है 36%, हरियाणा में कितना है 17.25। तो गर्ग साहब को, गहलोत साहब को कहना चाहिए भाई 50% वैट ले रहे हो आप, हमारे समय के अंदर कितना रेट था आप ये बताइए। वो क्यों नहीं कहते? 9%, लेकिन आप अरे गर्ग साहब 9% डीजल पे आप बहुत परेशान होते हो गर्ग साहब। देखिए गर्ग साहब आप किसान कर रहे हो, अगर आप ऐसे आप ये बताइए भूपेंद्र हमारे समय में क्या था, किसानों की जमीनें लूटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, 17,000 एकड़ किसानों की जमीनें हुड्डा साहब ने बिल्डरों को दे दी भाई। नहीं गर्ग साहब देखिए बढ़ा है उसमें किसी को कोई वो नहीं है, सबको दिख रहा है बढ़ा है और इसी वजह से जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन गर्ग साहब देखिए कोरोना भी नहीं था ना, जिस दौर में आप लोगों ने सत्ता चलाई कोरोना नहीं था, कोरोना का आफ्टर इफेक्ट हर जगह है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है तो किसी प्रदेश के पास नहीं है। बेसिक सवाल यह है कि जहां आप सत्ता में है वहां आपके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपने राजस्थान के अंदर 50 रुपए 60 रुपए में पेट्रोल डीजल दे के दिखाया होता तो आप हरियाणा में बेशक सवाल उठा सकते थे, क्योंकि सभी स्टेट को चाहिए भाई, फंड नहीं होगा जनता के बीच में क्या उनको योजनाओं के तहत कैसे वो देंगे, राशि देनी है ना, ठीक है, इसलिए उस पर राजनीति ना करें, ठीक है, वो विषय केंद्र का है, हम लोग देखेंगे उस पर केंद्र से क्या रियायत मिलती है। लेकिन गर्ग साहब सुन ले, गर्ग साहब आप सुन ले, देखो थोड़ा सा सुने, गर्ग साहब थोड़ा सा सुने, देखो सुने, ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने से चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा, सुन ले, थोड़ा सा सुने, धैर्य पूर्वक सुने। प्रवीण जी बहुत जल्दी से खत्म करें। आयुष देखिए गर्ग साहब ने अब क्या किया, गर्ग साहब ने अपनी बात को पलट दिया, अब इनको चुप करवा दो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। गर्ग साहब सुन ले, देखिए गर्ग साहब सुन ले, मैं इसके बाद आपके ही पास आ रहा हूं, आराम से जितना शोर शराबा करना करिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। आयुष इन्होंने क्या किया, अपनी बात पलट दी, पहले मुख्यमंत्री जी को कमजोर बता रहे थे, अब इन्होंने कहा कि फेल मुख्यमंत्री। चलिए मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं कि फेल मुख्यमंत्री है या पास मुख्यमंत्री है। गर्ग साहब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हुड्डा साहब किसान के साथ धोखा करते रहे, पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि साहब हम किसान का मुआवजा 10,000 रुपए प्रति एकड़ करेंगे, लेकिन दिया कितना 6,000 रुपए प्रति एकड़। जिस मुख्यमंत्री को आप फेल बता रहे हो उसने दिया 12,000 रुपए प्रति एकड़, और जिस मुख्यमंत्री को आप फेल बता रहे हो, कोरोना काल के अंदर जिस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी था, लेकिन किसान की गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाए, मंडियों की संख्या 4 गुना की, एक एक दाना किसान की गेहूं का एमएसपी पे खरीदा, बाजरा एमएसपी पे खरीदा, सरसों एमएसपी पे खरीदा, सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदा, लेकिन आपके लिए वो कमजोर मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री जो सब्जी उगाने वाला किसान है, जिसकी समस्या आपकी सरकार के दौरान ये थी कि मार्केट में सब्जी का दाम कम हो जाता था, किसान अपना टमाटर सड़क पे फेंकता था, अपना आलू सड़क पे फेंकता था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेके आए भावांतर भरपाई योजना कि किसान को नुकसान ना हो, और उस योजना के तहत 10 करोड़ 12 लाख रुपए जो भरपाई किसानों को ये सरकार कर चुकी है, उनकी सब्जी का जो अंतर रहता है रेट के अंदर। आप ऐसे मुख्यमंत्री को कमजोर मुख्यमंत्री बता रहे हो। और सबसे बड़ी हैरानी, जो मुख्यमंत्री मुआवजे के तौर पे गर्ग साहब 5400 करोड़ रुपया किसानों में बांट दे, आप 66 से लेके 2014 तक का टोटल मुआवजा तो कर लेना, 5400 करोड़ रुपए नहीं बनेगा उस मुख्यमंत्री को। चलिए अब गर्ग साहब से जवाब लेता हूं, चलिए ठीक है गर्ग साहब ठीक है, प्रवीण जी की बात का भी जवाब दीजिए। साथ ही साथ पंजेटा जी ने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो फायदा पहुंचा रहे हैं, आप लोग तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, और अगर ये गिरता है प्रस्ताव तो उसके बाद क्या जवाब देंगे हरियाणा की जनता को? आप उससे शुरू करिएगा, फिर प्रवीण जी की बात का जवाब दीजिए। गर्ग साहब अब मैं आपको डिस्टर्ब करना शुरू करूं गर्ग साहब, अब मैं आपके बीच में बोलना शुरू जिस प्रकार जिन्होंने कहा भावांतर किसान योजना जो इन्होंने बताई, किसान को 2 रुपए भी इन्होंने आज तक नहीं दिए, और किसान को अगर भावांतर योजना के तहत पैसे मिलते तो किसान आलू टमाटर ये सड़कों पर नहीं फेंकते, खेतों आप मेरी बात सुनो, खेतों पर नहीं गिरते। और जहाँ मुख्यमंत्री कमजोर की बात कर रहे हो, जब मैं कहूँ 6 साल के अंदर 6 साल के बजरंग दास गर्ग जी, फिर वो हजारों करोड़ का आंकड़ा कहां से लेकर के आए? वो तो कह रहे हैं कि इतना हजारों करोड़ उन्होंने दे दिया भावांतर भरपाई के तहत, आप कहते हैं 2 रुपए भी नहीं मिला है, वो किसकी जेब में चला गया? वो
मैं अगर मैं कहता हूँ योजना के तहत किसान को पैसे मिलते तो किसान अपना आंदोलन है खेतों में नहीं फेंकता, ट्रैक्टर के नीचे नहीं रखता। ये स्थिति ये स्पष्ट है। इन्होंने तो हमेशा किसान को ठीक है, चलिए। लेकिन गर्ग साहब ये बताइए, भूपेंद्र हुड्डा भाई, भूपेंद्र हुड्डा क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं बचा रहे हैं या उनके रहते सरकार आप नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पे फायदा पहुंचा रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप लगाया पंजेटा जी ने यहाँ पर। मैं पंजेता जी की बात मैं बताना चाहता हूँ पंजेता जी को। ये तो भाई अजय सिंह ने इस्तीफा देकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया है। इस्तीफा क्यों देते? विधानसभा के अंदर विपक्ष के अंदर इनको वोट देनी चाहिए थी इनके खिलाफ के अंदर, ताकि सरकार गिरे। आपने इस्तीफा देकर एक वोट कम कर दी। इसका मतलब सीधे तौर पर फायदा होगा बीजेपी को, ना कि विपक्ष को। आज सारे इस्तीफा दे दे, सरकार में कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, जेजेपी रहेगी, ना तो कोई मुकाबले में रहेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, कोई विधानसभा में बोलने वाला नहीं होगा। एक क्षत्रिय राज तो उनका ऑटोमेटिक हो गया। एक डंडे के राज जोर पर तो ये राज कर ही रहे हैं, और विधानसभा में विपक्ष ही ना हो तो विधानसभा किस बात की? तो एक तरफा काम करेंगे। हकीकत में भाई अजय ने इस्तीफा देकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर नहीं सीधे तौर पर उसको मदद देने का काम किया है। मैं स्पष्ट तौर पर लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा तो हरियाणा की जनता को क्या जवाब देंगे गर्ग साहब? ये भी सवाल था उनका। अगर गिर गया अविश्वास प्रस्ताव तो जवाब क्या देंगे हरियाणा की जनता? अगर हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूं आयुष जी, आत्मा की आवाज से वोट गिरवा लो। दावा के साथ कहता हूं सरकार 100% विधानसभा के अंदर बजरंगदास गर्ग, आत्मा की वोट से लोकतंत्र नहीं चलता ना, यहाँ तो फिजिकल वोटिंग चाहिए होती। भाई जनता ने किसको वोट किया, विधानसभा के अंदर कौन विधायक किसके पक्ष में वोट कर रहा है, उसी से चलता ना। आत्मा के वोट से चलता तो फिर बहुत स्पिरिचुअल सिचुएशन इस देश की होनी चाहिए थी। ठीक है पंजेटा जी, फायदा तो आप पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उल्टा आरोप आपके ऊपर लगा दिया कि जो बात विधानसभा के अंदर करनी चाहिए या जो समर्थन में आपको खड़े होना चाहिए था, वो एक वोट तो आपने कम कर दिया। एक वोट से तो सरकार गिर भी जाती है, वो आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। जवाब दो, एक वोट अब कम चाहिए, आप जवाब दो। एक वोट से लोग जी पंजेटा जी जवाब दीजिए। नहीं आयुष जी, देखिए अगर ये बात कह रहे हैं एक वोट की, तो अब पहले तो 40 चाहिए थी। अगर अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया तो अब इनको 45 चाहिए। और दूसरा, मैं ये जो किसान आंदोलन है, मैं इसमें तो मैं ये कहता हूँ इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता था सरकार गिराने का। अगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये G23 वाला ठीक अविश्वास प्रस्ताव से पहले भगवा का ये पगड़ी ना पहनते तो कम से कम ये सरकार गिरा सकते थे। बिल्कुल आज जो अविश्वास है वो कांग्रेस के खुद के विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं खुद सरकार तो नहीं बचा देंगे। अविश्वास तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है। अगर ये चीज ये सब कुछ इन्होंने करना था तो इस्तीफा देने से क्या फायदा? तो 45 चाहिए, एक वोट कम चाहिए। बता दो, कांग्रेस के इस्तीफा देने से क्या फायदा होगा? ये फायदा बिल्कुल। चलिए फायदा सुन लेते हैं पंजेटा जी से। सुनिए गर्ग साहब सुन लेते हैं भाई, फायदा बता देते हैं। सब इस्तीफा दे देते तो क्या फायदा होता? ठीक है गर्ग साहब सुन लीजिए, देखिए समय नहीं है, गर्ग साहब सुन लीजिए, सुनिए। जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सुनिए। चलिए हो गया, सवाल आ गया। ठीक है, अब उसका जवाब सुन लें गर्ग साहब। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देने से क्या फायदा होता है? ठीक है पंजेटा जी बताएं जरा। ये इस्तीफा इनको लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको भी देना चाहिए था अगर सरकार इनकी बात नहीं सुन रही थी। अगर ध्वनि मत में आपने ये पास करा लिए कानून, वहां इनको बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि हमारे तो माइक बंद कर दिए गए थे। अगर वहां वोटिंग करा लेते तो राज्यसभा में ही गिर जाता। ये आपको इसका जवाब जी जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं नेहरा जी ये दे देंगे ये इस्तीफा क्यों देना चाहिए था। अरे सुनिए आप, सुनिए तो ये अगर आप सरकार नहीं गिरा सकते, सुनो जवाब। अरे सुनिए आप, सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब कौन बोला?
कांग्रेस अरे ने सुन होती, लीजिए। कोई बोलता लोकसभा में? तो ये तो कांग्रेस बाद ने में बात बाहर भी रखी आके है, बोल सकते हैं। कांग्रेस ने मुद्दे रखे हैं, किसान का मुद्दा चलिए। कांग्रेस अगर ने आप रखा है। सरकार विधानसभा का के सत्र कैसा रहेगा बजट का, उसके कुछ कुछ आसार आज इस डिबेट में भी दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार का जो सत्र है बेहद हंगामेदार रहने वाला है और देखना यह है कि सत्ता पक्ष इन सारी स्थितियों से निपटता कैसे। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब बजट सत्र, बजट भी पेश होगा, लेकिन विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की, उसको लेकर सत्ता पक्ष इसको कैसे साधती है, यह भविष्य में देखना होगा। इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।